हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दो पार्ट्स हैं। पहला है हमारा जनरल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट वाली सीरीज को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने अपने सभी चैप्टर्स को पढ़ लिया था। एक बार अगर मैं आपको बता दूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर टोटल 266 सेक्शंस हैं। तो अगर हम इन सेक्शंस को एक बार देखें तो हमारे पास सेक्शन 1 to 75 आता है इंट्रोडक्शन का। सेक्शन 1 to 75 के अंदर इंट्रोडक्शन दे रखा है, यानी जिसको हम जनरल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर टोटल 12 चैप्टर्स हैं जो कि हम कवर कर चुके हैं। तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जनरल कॉन्ट्रैक्ट वाले सेक्शन 1 to 75 कंप्लीट हो चुका है। अब अगर मैं सेक्शन 76 टू सेक्शन 123 की बात करूं तो ये डील करता था हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से, यानी यहाँ पर सेल्स के कॉन्ट्रैक्ट करे जाते थे, जिसको डिलीट कर दिया गया था 1930 में। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए एक स्पेशल एक्ट बना दिया गया था, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। तो ये सेक्शन 76 टू 123 हमारा डिलीट हो चुका है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, और इसके लिए एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो सेक्शन 124 टू सेक्शन 147 के अंदर आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो यहाँ से हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दो पार्ट्स आते हैं। पहला है जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो कि सेक्शन 1 to 75 है। उसके बाद आता है सेकंड पार्ट जो कि है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टोटल हमारे पास 3 चैप्टर आ जाते हैं। पहला आता है हमारा सेक्शन 124 टू 147 जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे में बात करता है। उसके बाद हमारा आगे आता है सेक्शन 148 टू सेक्शन 181 जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज से रिलेटेड है। उसके बाद आता है सेक्शन 182 टू सेक्शन 238 जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का है। तो टोटल हमारे ये 3 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हो गए। कई बार जो है आपको ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट 5 चैप्टर्स में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी है ये एक्चुअल में जो है अलग अलग चैप्टर्स है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी यहाँ पर एक ही लिखा हुआ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक अलग चैप्टर है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक अलग चैप्टर है। उसके बाद अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज की बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एक अलग चैप्टर हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज भी हमारा एक अलग चैप्टर हो जाता है। और फिर लास्ट आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो अगर आप इनको अलग अलग कर लेते हो तो टोटल आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 5 चैप्टर्स हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इनको एक साथ लेते हो, इस तरीके से देखते हो, तो हमारे पास स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टोटल 3 चैप्टर आते हैं। उसके बाद बच गया हमारा लास्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप जो कि सेक्शन 239 टू 266 के अंदर दिया हुआ था, और इसको भी डिलीट कर दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए भी एक स्पेशल एक्ट बना दिया गया था 1932 में, जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहाँ पर हमारे पास कहने को तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर टोटल 266 सेक्शंस हैं, लेकिन सेक्शन 76 टू सेक्शन 123 डिलीट हो चुका है, और साथ के साथ सेक्शन 239 टू 266 भी डिलीट हो चुका है। तो बच गए हमारे पास ये बचे हुए बाकी सेक्शंस, जिसके अंदर 1 to 75 हम पढ़ चुके हैं। और आज हम शुरू करेंगे हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर नंबर 1 जो कि है इंडेमनिटी एंड गारंटी, जिसके अंदर आता है हमारा सेक्शन 124 टू सेक्शन 147। अब अगर मैं इनको भी अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड करूं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 ही सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 124 एंड 125। उसके बाद जितने भी सेक्शंस हैं आगे के सेक्शन 126 से लेकर 147 तक, वो सब हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर कवर होते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को देखेंगे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को समझेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज। तो अगर अभी तक किसी ने सेक्शन 1 to 75 जनरल कॉन्ट्रैक्ट को नहीं देखा है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट के 12 चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जनरल कॉन्ट्रैक्ट का लिंक मिल जाएगा। आप जाके वहां से जनरल कॉन्ट्रैक्ट के 12 चैप्टर्स को कवर कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो आप चाहो तो हमारे चैनल पर दूसरे सब्जेक्ट्स को भी देख सकते हो। और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना। तो बस फटाफट शुरू करते हैं हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर हमारा पहला चैप्टर आएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, तो ये हमारा एक चैप्टर हो जाता है जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट आ गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, जिसके अंदर हमारे पास 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन 124 और सेक्शन 125। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर इस एग्जांपल को देखो, ये हमारी एक पार्किंग है जो कि मोहन की है। मोहन जो है इस पार्किंग को चलाता है। तो मोहन के पास जो है ये सोहन आता है और आकर बोलता है कि मैंने जो है अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी पार्किंग में अपनी बाइक खड़ी करी थी, जिसकी तुमने मुझे पार्किंग स्लिप भी दी थी, लेकिन मेरे पास से जो है पार्किंग स्लिप खो गई। तो यहाँ पर मोहन कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि ये बाइक तुम्हारी है और तुम सच बोल रहे हो कि तुम्हारे पास से पार्किंग स्लिप खो चुकी है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बाइक देख के बाइक के मालिक को पहचान जाऊं। मेरे पास तो पार्किंग में दिन भर में बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, तो मुझे एक एक का नाम तो नहीं पता। तो यहाँ पर पार्किंग के केस में होता भी यही है, जब भी आप किसी पार्किंग में अपनी गाड़ी को लगाते हो तो आपको एक पार्किंग स्लिप मिलती है। यहाँ पर देखो पार्किंग स्लिप रखी हुई है,
तो मोहन ने तो सोहन को पार्किंग स्लिप दी थी, लेकिन सोहन से पार्किंग स्लिप खो गई, ऐसा सोहन का कहना है। अब हो सकता है सोहन झूठ भी बोल रहा हो, लेकिन अभी तो सोहन यही बोल रहा है कि ये मेरी बाइक है जो कि मैं सुबह खड़ी करके गया था और पार्किंग स्लिप मुझसे खो गई। अब यहाँ पर मोहन कह रहा है कि मैं कैसे विश्वास कर लूं कि ये बाइक तुम्हारी है। एक काम करो, तुम जो है एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो, एक कॉन्ट्रैक्ट में बनवा लेता हूं जिसमें तुम साइन कर दो और लिख दो कि ये बाइक तुम्हारी है। तो सोहन कहता है ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ले आओ। तो मोहन जो है कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है। तो अब ये किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर मोहन जो है ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ था, आई एग्री टू इंडेमनीफाई टू मोहन फॉर ऑल लॉसेस टू इट ड्यू टू माई कंडक्ट। तो यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि मैं एग्री करता हूं टू इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई का मतलब होता है भरपाई करना, जो भी नुकसान होगा उसकी मैं भरपाई कर दूंगा। तो मोहन जो है सोहन से कह रहा है, मोहन कौन है, पार्किंग वाला, वो जो है सोहन से कह रहा है कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करो और तुम मुझे इंडेमनीफाई करोगे मेरे सभी लॉसेस के लिए। अगर तुम्हारी वजह से मुझे कुछ भी लॉस हुआ तो उस लॉस की भरपाई तुम मुझे करोगे। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है ऑल लॉसेस। तुम्हारी वजह से अगर मुझे कुछ भी नुकसान हुआ तो उन सभी नुकसान की भरपाई तुम मुझे करोगे। इंडेमनीफाई का मतलब याद रखना, इंडेमनीफाई का मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना, लॉस की भरपाई करना। तो यहाँ पर नीचे जो है सोहन अपने साइन करेगा और ये एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करा जाएगा सोहन और मोहन के बीच में, और इसी कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं हम इंडेमनिटी बॉन्ड। ये हमारा एक इंडेमनिटी बॉन्ड तैयार हो गया जो कि मोहन को लॉसेस से बचा रहा है। अगर सोहन की वजह से मोहन को कोई भी लॉस होता है तो उस केस में मोहन जो है सोहन के अगेंस्ट केस फाइल करके सोहन से अपने लॉसेस की रिकवरी कर सकता है, क्योंकि मोहन और सोहन के बीच एक इंडेमनिटी बॉन्ड बन गया जिस इंडेमनिटी बॉन्ड के ऊपर सोहन ने अपने साइन कर दिए। तो समझ में आ रहा है आपको, ये होता है हमारा इंडेमनिटी बॉन्ड। यहाँ पर देखो मोहन और सोहन के बीच इंडेमनिटी बॉन्ड बना दिया गया है जिसके ऊपर सोहन ने साइन भी कर लिए। तो अब ये इंडेमनिटी बॉन्ड क्यों बनाया, क्योंकि मोहन को इस बात का डर है कि हो सकता है सोहन झूठ बोल रहा हो और कल को जो है बाइक का असली मालिक सामने आ जाए तो मेरा तो लॉस हो जाएगा ना, मुझे तो बाइक के असली मालिक को बाइक का पैसा पे करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए जो है मोहन ने अपनी सेफ्टी के लिए सोहन से इंडेमनिटी बॉन्ड के ऊपर साइन करवा लिया। तो इसी इंडेमनिटी बॉन्ड को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोलते हैं। इंडेमनिटी का मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना। अगर सोहन की वजह से मोहन का कोई भी लॉस होगा तो उन सभी लॉसेस को कंपनसेट करेगा ये सोहन, क्योंकि सोहन ने इंडेमनिटी बॉन्ड के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के ऊपर साइन करा हुआ है। अगर हम इंडेमनिटी का मतलब देखें तो इंडेमनिटी का मतलब होता है सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस, लॉस के अगेंस्ट आपको सिक्योरिटी मिल जाती है। या फिर इंडेमनिटी को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं टू मेक गुड द लॉस, यानी जो भी आपका लॉस होगा उसको गुड कर दिया जाएगा, उसकी भरपाई कर दी जाएगी। या फिर हम इंडेमनिटी को ऐसे भी बोल सकते हैं टू कंपनसेट द पार्टी हु हैज सफर्ड सम लॉस, तो जो पार्टी लॉस सफर करेगी उसके लॉस को कंपनसेट करा जाएगा। तो तीनों का सेम ही मतलब है, सिंपल सी बात है कि आपका जो भी लॉस होगा उस लॉस की भरपाई कर दी जाएगी। तो क्लियर है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर हमारे पास दो पार्टीज होती है, एक होता है हमारा प्रॉमिसर और दूसरा होता है हमारा प्रॉमिसी। जो पर्सन प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा, मैं तुम्हारे लॉस को कंपनसेट कर दूंगा, वो कहलाता है हमारा इंडेमनीफायर। यहाँ पर सोहन हमारा इंडेमनीफायर था। उसी तरीके से अगर मैं प्रॉमिसी की बात करूं तो जिसके लॉस की भरपाई करी जाएगी, जिसका लॉस कंपनसेट करा जाएगा, जिस पर्सन को प्रॉमिस करा गया है वो कहलाता है हमारा इंडेमनिटी होल्डर, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं इंडेमनिटी फाइड। इंडेमनिटी फाइड का मतलब भी प्रॉमिसी ही होता है। तो यहाँ पर हमारे एग्जांपल के अंदर मोहन हमारा इंडेमनिटी होल्डर था, यानी हमारा प्रॉमिसी था। तो समझ में आ गया। तो दो पार्टीज हो गई, इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर। तो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या हुआ, कुछ देर में जो है मोहन के पास ये रमेश आ गया और रमेश ने आकर पार्किंग स्लिप दिखाई, और ये पार्किंग स्लिप उसी बाइक की थी जो बाइक अभी थोड़ी देर पहले सोहन लेके चला गया। तो यहाँ पर तो मोहन फंस गया। रमेश बोल रहा है कि मैं अपनी बाइक यहाँ पर खड़ी करके गया था जिसकी ये पार्किंग स्लिप है और मेरी बाइक जो है यहाँ से गायब है। तो रमेश जो है मोहन से बोल रहा है कि मेरी बाइक कहाँ है, मुझे मेरी बाइक ला के दो। तो अब मोहन ने रमेश को सारी बात बताई। तो रमेश बोला कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरी बाइक सोहन को कैसे दे सकते हो, ये बाइक मेरी थी और पार्किंग स्लिप भी मेरे पास है, कोई भी आके तुम्हें कुछ भी कहानी सुना के जाएगा और तुम उसे किसी की भी गाड़ी दे दोगे। तो यहाँ पर मोहन तो फंस गया। रमेश ने बोला कि मुझे तो मेरी बाइक चाहिए, कहीं से भी लाके दो या फिर मैं तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर दूंगा। रमेश चला गया कोर्ट में, मोहन के खिलाफ केस फाइल कर दिया। रमेश वैसे मोहन का केस हो गया। अब रमेश मोहन से कह रहा है कि मुझे जो है मेरे बाइक का पैसा चाहिए, तो मुझे बाइक नहीं दे सकते तो मुझे मेरी बाइक का पैसा दो। 1 लाख रुपए की मेरी बाइक थी जिसका पैसा तुम मुझे पे करोगे। तो अब मोहन को जो है रमेश की बाइक का पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि मोहन की गलती की वजह से रमेश का लॉस हुआ है। तो ये डी का मतलब होता है डैमेजेस। कोर्ट में केस गया है और कोर्ट ने जो है मोहन को बोला है कि वो रमेश को 1 लाख रुपए के डैमेजेस पे करे। अब यहाँ पर रमेश बोल रहा है कि मुझे सिर्फ डैमेजेस ही नहीं चाहिए बल्कि
मोहन से केस लड़ने के लिए जो मैंने लॉयर को पैसा दिया था वो पैसा भी मुझे वापस चाहिए। तो यहाँ पर कोर्ट जो है रमेश को कॉस्ट ऑफ सूट भी वापस दिलवाएगा। कॉस्ट ऑफ सूट का मतलब क्या होता है? लीगल एक्सपेंसेस। तो रमेश के जो है 10,000 रुपए के लीगल एक्सपेंसेस भी लगे थे और ये लीगल एक्सपेंसेस भी जो है मोहन रमेश को देगा। तो टोटल मोहन ने रमेश को 1,10,000 रुपए दिया, 1 लाख के डैमेजेस और 10,000 का कॉस्ट ऑफ सूट। तो 1,10,000 रुपए मोहन ने रमेश को पे कर दिया। अब यहाँ पर मोहन को आया गुस्सा। मोहन चला गया सीधा सोहन के पास और जाकर बोला कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने तो कहा था कि ये बाइक तुम्हारी है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो ये 1,10,000 रुपए का नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई तुम मुझे करके दोगे क्योंकि तुमने इंडेमनिटी बॉन्ड को साइन करा था। मोहन ने जो है सोहन को बाइक देते समय ही उससे ये इंडेमनिटी बॉन्ड भरवा लिया था जिसके अंदर सोहन ने साइन करे थे और लिखा था कि मेरी वजह से मोहन को जितना भी लॉस होगा, जो भी लॉस होगा, उन सभी लॉसेस की भरपाई मैं करूंगा, उन सभी लॉसेस को इंडेमनीफाई मैं करूंगा। तो यहाँ पर मोहन जो है वो भी सोहन के अगेंस्ट कोर्ट में चला गया और सोहन के ऊपर केस फाइल कर दिया। तो यहाँ पर हमारा दूसरा केस बन गया मोहन वैसे सोहन। तो कोर्ट ने जो है इंडेमनिटी बॉन्ड को देखा और यहाँ पर सोहन को बोला कि वो मोहन को 1 लाख रुपए के डैमेजेस पे करे। ये वो डैमेजेस हैं जो मोहन ने रमेश को पे करे थे। तो मोहन का जितना भी नुकसान होगा मोहन सोहन से सारा रिकवर करेगा। तो सबसे पहले आ गया डैमेजेस जो मोहन ने रमेश को दिए थे और साथ के साथ 10,000 रुपए के लीगल एक्सपेंसेस भी मोहन ने रमेश को पे करे थे। ये कौन से लीगल एक्सपेंस है? ये है रमेश के लीगल एक्सपेंस। इसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ सूट, केस लड़ने का खर्चा। तो ये रमेश का कॉस्ट ऑफ सूट था जो कि मोहन ने रमेश को पे करा था। तो अब यहाँ पर ये 10,000 का कॉस्ट ऑफ सूट जो है मोहन सोहन से रिकवर करेगा। और साथ के साथ मोहन बोलता है कि सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा, ये तो 10,000 रुपए वो है जो रमेश का खर्चा लगा था। अब रमेश ने मेरे ऊपर केस करा था तुम्हारी वजह से, तो मेरा भी तो रमेश के साथ केस को डिफेंड करने का 10,000 रुपए का खर्चा लगा था। अगर रमेश का केस लड़ने का 10,000 का खर्चा था तो मेरा भी रमेश के केस को डिफेंड करने का 10,000 का खर्चा अलग लगा था। और साथ के साथ अभी तुम्हारे खिलाफ केस करने का मेरा 10,000 का खर्चा और लग गया। तो टोटल मेरा भी 20,000 का लीगल एक्सपेंस हो गया और ये खर्चा भी तुम ही मुझे पे करोगे। तो मोहन जो है सोहन से 1 लाख रुपए लेगा, साथ के साथ 10,000 रुपए लेगा और एक्स्ट्रा 20,000 रुपए और लेगा अपना केस लड़ने का और केस को डिफेंड करने का। तो समझ में आ गया? तो सोहन जो है मोहन को टोटल देगा 1,30,000 रुपए क्योंकि सोहन ने इंडेमनिटी बॉन्ड के अंदर लिखा था कि मेरी वजह से मोहन को जितना भी लॉस होगा, ऑल लॉसेस लिखा हुआ था, जितना भी लॉस होगा सारा का सारा लॉस मैं इंडेमनीफाई करके दूंगा। तो समझ में आ गया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बहुत खतरनाक चीज होती है। तो कभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को साइन करो तो ध्यान रखना उसके अंदर ऑल लॉसेस लिखा होता है। आपकी वजह से सामने वाले को जितना भी नुकसान होगा सभी नुकसान की भरपाई आपको करनी पड़ेगी। तो समझ में आ रहा है? एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा एक एग्जांपल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का। हमारी यहाँ पर एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड और इस कंपनी के अंदर सुमित ने शेयर्स खरीदे हैं। सुमित ने जो है एबीसी लिमिटेड के शेयर्स खरीदे हैं। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, जब भी कोई पर्सन किसी कंपनी के अंदर शेयर्स खरीदता था तो कंपनी जो है उसे एक शेयर सर्टिफिकेट इशू करती थी। आज के टाइम पे तो शेयर्स डिजिटली ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे शेयर सर्टिफिकेट इशू करा जाता था। तो एबीसी लिमिटेड ने जो है सुमित को शेयर सर्टिफिकेट इशू करा, जिस शेयर सर्टिफिकेट को सुमित ने गुमा दिया। तो यहाँ पर जो है सुमित ने ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट को लॉस्ट कर दिया। तो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट खो गया। तो अब सुमित जो है कंपनी के पास जाता है और जाकर कंपनी से रिक्वेस्ट करता है कि मेरा ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट खो गया है, तो कंपनी प्लीज मुझे एक डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दो। तो सुमित ने जो है कंपनी के पास जाकर कंपनी से डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करने की रिक्वेस्ट करी। तो अब यहाँ पर कंपनी बोलती है कि हम कैसे मान ले, कंपनी सुमित से बोलती है कि हम कैसे मान ले कि तुम्हारा शेयर सर्टिफिकेट खो गया है, तुम झूठ नहीं बोल रहे। ये भी तो हो सकता है ना कि तुमने अपने शेयर्स किसी और को बेच दिए हो और जिसको तुमने अपने शेयर्स बेचे हैं उसको तुमने अपना शेयर सर्टिफिकेट दे दिया हो। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर आपको अपने शेयर्स को बेचना था तो आप क्या करोगे, आप अपने शेयर सर्टिफिकेट को किसी दूसरे पर्सन को दे दोगे और सर्टिफिकेट के पीछे अपने साइन करके लिख दोगे कि मैंने अपने शेयर्स जो है इस पर्सन को ट्रांसफर कर दिए। तो वहां पर आप भी साइन कर दोगे और साथ के साथ जिस पर्सन को आप शेयर ट्रांसफर कर रहे हो वो पर्सन भी वहां पर अपने साइन कर देगा। तो इस तरीके से जो है शेयर ट्रांसफर हो जाते थे पहले के टाइम पे। तो कंपनी बोलती है कि हम कैसे मान लें कि आप सच बोल रहे हो सकता है आपने अपने शेयर्स किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर दिए हो। अब अगर हम आपको आपकी बात मानकर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हैं और कल को कोई और पर्सन ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट लेकर आ जाए और उन शेयर्स के ऊपर क्लेम कर दे, तो हम तो फ्रॉड के केस में फंस जाएंगे कि हमने एक ही शेयर्स को दो लोगों को बेच दिया। तो आप तो हमें फंसवा भी सकते हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, या फिर अगर मान लो आप सच भी बोल रहे हो तो वहां पर भी हमारा एक रिस्क है। आपका नाम सुमित है तो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर सुमित नाम लिखा होगा, तो हो सकता है कोई और दूसरा पर्सन जिसका नाम सुमित हो वो शेयर सर्टिफिकेट उसके हाथ लग जाए और वो कंपनी के पास ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट लेकर आ जाए और शेयर्स को क्लेम कर दे, तो उस केस में भी हमारा रिस्क है। तो कंपनी बोलती है कि अगर हम आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो उस केस में हमारा नुकसान होने का चांसेस है। तो यहाँ पर सुमित बोलता है तो अब मैं क्या करूं,
तो कंपनी बोलती है कि हम आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू तो कर देंगे, लेकिन आपको हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। हम आपको एक इंडेमनिटी बॉन्ड बना के दे रहे हैं, जिस इंडेमनिटी बॉन्ड के ऊपर आप साइन करोगे। ये रहा हमारा इंडेमनिटी बॉन्ड। कंपनी ने ये इंडेमनिटी बॉन्ड बनाया जिसके अंदर लिखा हुआ है आई एग्री टू इंडेमनीफाई टू एबीसी लिमिटेड फॉर एनी लॉसेस टू इट ड्यू टू माई कंडक्ट, और इसमें साइन करेगा नीचे सुमित। सुमित ने ये इंडेमनिटी बॉन्ड को साइन करके कंपनी को दे दिया, जिसमें लिखा हुआ है कि सुमित एग्री कर रहा है कि अगर कोई भी लॉस होता है कंपनी को सुमित के कंडक्ट से, तो उस केस में सुमित जो है कंपनी को उस लॉस को इंडेमनीफाई करके देगा, उस लॉस की भरपाई कंपनी को करके देगा। तो ये इंडेमनिटी बॉन्ड बनाया गया एबीसी लिमिटेड और सुमित के बीच में। तो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के केस में भी इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करवाया जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बनाया जाता है। तो समझ में आ गया। तो ये हमारा एक और एग्जांपल हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का। तो क्लियर हो गया आपको, इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन को देखें तो हमारे पास सेक्शन 124 के अंदर इंडेमनिटी की डेफिनेशन दे रखी है कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है। तो देख लेते हैं एक बार। अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इफ वन पार्टी promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person। तो क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को, वन पार्टी प्रॉमिस टू द अदर, एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारे लॉस की भरपाई करूंगी, मैं तुम्हें लॉस से सेव करूंगी। अगर हम इसको अपने एग्जांपल से रिलेट करें तो मोहन हमारा पार्किंग वाला था और सोहन कह रहा था कि मेरी पार्किंग स्लिप खो गई है। तो जो सोहन है, सोहन यहाँ पर हमारी वन पार्टी है। सोहन ने जो है प्रॉमिस करा था मोहन को, मोहन है हमारा यहाँ पर अदर पार्टी। तो सोहन ने मोहन को प्रॉमिस करा था कि वो उसके लॉस को सेव करेगा। किसके लॉस की बात हो रही है यहाँ पर? हिम का मतलब भी मोहन ही है, तो मोहन के लॉस को सेव करा जाएगा बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर। किसके कंडक्ट से लॉस होगा? प्रॉमिसर के कंडक्ट से लॉस होगा। प्रॉमिसर कौन है? प्रॉमिसर है यहाँ पर हमारा सोहन। ये जो वन पार्टी है यही प्रॉमिसर है। तो प्रॉमिसर बोल रहा है कि अगर मेरी वजह से कोई नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई मैं तुम्हें करके दूंगा, उस लॉस से मैं तुम्हें सेव करूंगा। या फिर अगर किसी अदर पर्सन की वजह से भी तुम्हारा लॉस होता है तो उससे भी मैं तुम्हें सेव करूंगा। ध्यान से सुनो। तो यहाँ पर एक पार्टी कह रही है दूसरी पार्टी को कि मैं तुम्हें तुम्हारे सभी लॉसेस से सेव करूंगी, वो लॉस जो मेरी वजह से हुआ हो या फिर किसी और पर्सन की वजह से हुआ हो। अब यहाँ पर प्रॉमिसर की वजह से तो ठीक है, सोहन हमारा प्रॉमिसर था, अगर सोहन की वजह से कोई लॉस होगा तो उस लॉस की भरपाई तो सोहन कर देगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि प्रॉमिसर किसी और की वजह से हुए लॉस की भरपाई क्यों करेगा? यहाँ पर तो बोल दिया गया कि किसी अदर पर्सन के कंडक्ट की वजह से भी अगर लॉस होता है तो उस लॉस की भरपाई भी प्रॉमिसर करेगा। लेकिन प्रॉमिसर क्यों करेगा, ये मेन सवाल है। तो प्रॉमिसर हिमसेल्फ का हम एग्जांपल देख चुके हैं, अब एक बार अदर पर्सन वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा अदर पर्सन वाला एग्जांपल है, इसको ध्यान से सुनना। ये हमारा मुकेश और ये हमारा अमित, ये दोनों दोस्त हैं। ये जो पीछे घर है ये मुकेश का घर है। तो मुकेश के घर पे जो है एक बार अमित आता है और आकर बोलता है कि मुझे जो है रेंट के लिए एक घर चाहिए था, तो क्या तुम्हारा घर खाली है? तो मुकेश बोलता है हाँ बिल्कुल, ये जो पीछे घर है ये मेरा ही घर है और ये खाली पड़ा है, तो तुम चाहो तो तुम इस घर में रेंट पे रह सकते हो। तो अमित बोलता है ठीक है। लेकिन अमित मुकेश से बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे घर के बगल में एक और घर है जो कि आशीष का है, और ये जो आशीष है ये बहुत बेकार इंसान है। जो भी तुम्हारे घर में रहने को आता है आशीष उसे तंग करता है, परेशान करता है, उसका सामान तोड़ देता है और कई बार उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर मुकेश बोलता है अरे नहीं नहीं, टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम इस घर में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आशीष कुछ नहीं करेगा। तो अमित बोलता है नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है, हो सकता है मैं इस घर में रहूं और आशीष मेरे को नुकसान पहुंचा दे या मेरा कोई सामान तोड़ दे। तो मुकेश जो है अमित से बोलता है कि चलो एक काम करते हैं, हम एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बना लेते हैं। एक इंडेमनिटी बॉन्ड के ऊपर मैं साइन करके तुम्हें दे देता हूं, जिसमें लिखा होता है कि मुकेश जो है अमित को उसके लॉस की भरपाई करके देगा, जो लॉस उसे आशीष के कंडक्ट की वजह से हुआ होगा। तो यहाँ पर ये मुकेश अमित के लॉस को इंडेमनीफाई करेगा और ये लॉस जो है अमित को मुकेश की वजह से नहीं होगा बल्कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से होगा जो कि आशीष है। तो लॉस हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन प्रॉमिसर जो कि मुकेश है वो प्रॉमिसी को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें इंडेमनीफाई कर दूंगा, तो तुम परेशान मत हो, तुम इस घर में आराम से रहो। तो मुकेश और अमित के बीच इंडेमनिटी बॉन्ड साइन हो गया और यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी के कंडक्ट के लॉस की भरपाई करी जा रही है। तो समझ में आ रहा है? तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो है किसी थर्ड पार्टी के कंडक्ट के लॉस की भरपाई भी करते हैं, इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया जाता है। तो क्लियर है? तो ये हो गया हमारा अदर पर्सन यानी थर्ड पार्टी वाला एग्जांपल। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ था, वन पर्सन प्रॉमिस टू सेव अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम। एक पर्सन जो है यानी प्रॉमिसर प्रॉमिस कर रहा है प्रॉमिसी को कि मैं तुम्हें सेव करूंगा लॉस से, और ये लॉस तुम्हें
या तो मेरे कंडक्ट की वजह से होगा या फिर किसी अदर पर्सन के कंडक्ट की वजह से भी हो सकता है। तो समझ में आ रहा है? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की, कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कितने मोड में बनाया जा सकता है, तो देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, इसका नाम ही कॉन्ट्रैक्ट है। तो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, और इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी वो सभी रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई होते हैं जो एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते थे। इसका मतलब है कि सेक्शन 1 to 75 के अंदर जो रूल्स दे रखे थे वो सारे के सारे रूल्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर भी अप्लाई होते हैं। तो मैंने आपको जब जनरल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था, शुरू करवाया था, तो वहीं पर मैंने आपको पहले चैप्टर के अंदर बताया था कि सेक्शन 1 to सेक्शन 75 हमारे जनरल प्रिंसिपल हैं जो कि सभी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर लगते हैं। और यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन है तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके ऊपर भी जनरल प्रिंसिपल वाले सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के ऊपर भी सेक्शन 1 to सेक्शन 75 अप्लाई होगा। और सेम सभी कॉन्ट्रैक्ट की तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी दो मोड्स में बनाया जा सकता है, या तो एक्सप्रेस या तो इंप्लाइड। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स वाले अपनी सीरीज के अंदर। तो एक्सप्रेस का मतलब हो गया ओरल या रिटन, या तो आप ओरल में बना लो या फिर रिटन में बना लो। तो एक्सप्रेस के तो एग्जांपल हम कई सारे देख चुके हैं। अब मैं बात करता हूं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की, कि आखिर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है। तो इंप्लाइड का मतलब हो गया कि ना तो आपने ओरल कोई कॉन्ट्रैक्ट करा, ना ही कोई रिटन में कॉन्ट्रैक्ट करा, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बन गया, लेकिन वो एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। इंप्लाइड का मतलब होता है कि आपके कंडक्ट, आपके बिहेवियर से शो हो गया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कर लिया है। अब अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें तो एग्जांपल से बात समझ में आएगी। तो ये हमारा एग्जांपल है, यहाँ पर जो है दो दोस्त हैं, ये हमारा मिस्टर ए और ये हमारा मिस्टर बी। तो एक दिन जो है बी ए के घर पे आता है, ये जो है ए का घर है, तो बी जो है ए के घर पे आता है और आकर बोलता है कि मुझे जो है थोड़ी देर के लिए तुम्हारी कार चाहिए थी। ये कार जो है ये ए की है। तो बी जो है ए के पास आकर बोल रहा है कि मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारी कार चाहिए थी, तो क्या मैं तुम्हारी कार लेके चले जाऊं। तो ए बोलता है ले जा, तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है, तुझे मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, अगर तुझे मेरी कार की जरूरत है तो तू लेके चले जा। तो यहाँ पर बी जो है ए की कार लेके चले जाता है। अब बी जो है कार लेके चला तो गया, लेकिन जैसे ही रास्ते में पहुंचा, आधे रास्ते में से जो है ए की कार का एक्सीडेंट हो गया। बी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन ए की कार को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ए की कार जो है पूरी टूट फूट गई, पूरा डैमेज हो गई। तो यहाँ पर अब मुझे ये बताओ कि इस कार के नुकसान की भरपाई कौन करके देगा। बी ने जब ए से कार ली थी तो उस टाइम पर ए ने ऐसा कुछ बोला था कि इस कार को ध्यान से चलाना, अगर कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई तुम मुझे करके दोगे, इस तरीके की कोई बात हुई थी ए और बी के बीच में। तो यहाँ पर ना ही कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करा गया था और ना ही कोई ओरल कॉन्ट्रैक्ट करा गया था, बस बी जो है ए की कार लेके चला गया था। तो अब यहीं पर अप्लाई होता है हमारा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो एक लॉजिकल बात है, अगर आप किसी का सामान लेकर जा रहे हो तो उस सामान का ध्यान रखना भी आप ही की जिम्मेदारी है। यहाँ पर ये बी की जिम्मेदारी थी कि वो ए की कार को ध्यान से चलाए, ए की कार का नुकसान ना होने दे। तो अब क्योंकि बी ए की कार को लेके गया था और बी की वजह से ए की कार का लॉस हुआ है, तो अब इस केस में इस कार को रिपेयर करने का जो भी खर्चा होगा, जो भी नुकसान होगा इस कार को लेके, वो सारे नुकसान की भरपाई बी जो है ए को करके देगा। तो ये जितना भी लॉस होगा, ये सारा लॉस कौन कंपनसेट करेगा, ये सारा लॉस जो है बी कंपनसेट करेगा। भले इनके बीच कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ना बना हो, लेकिन इनके बीच एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। अगर आप किसी का सामान यूज करने के लिए लेके जा रहे हो तो उस सामान का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये एक नॉर्मल सी बात है, एक कॉमन सेंस की बात है। तो समझ में आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है हमारा इंप्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है। तो क्लियर है। अब देखो मैंने आपको बोल ही दिया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है, यानी उसके ऊपर भी सेक्शन 1 to 75 वाले सारे प्रिंसिपल लगते हैं। तो हम बोल सकते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट एंड मस्ट फुलफिल ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितने भी इसेंशियल्स प्रेजेंट होने चाहिए, वो सभी इसेंशियल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर भी प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हमने जनरल कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर नंबर 1 के अंदर सेक्शन नंबर 10 में देखे थे इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर किसी ने इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़े, जनरल कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर्स को नहीं देखा, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जनरल कॉन्ट्रैक्ट वाली सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब वहां पर जाके जनरल कॉन्ट्रैक्ट के सभी चैप्टर्स को देख सकते हो। तो वहां पर हमने डिटेल में देखा था कि इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, और वो सारे के सारे इसेंशियल्स जो हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर भी प्रेजेंट होने चाहिए। यही बात यहाँ पर बोली गई है। तो क्या क्या इसेंशियल्स थे यहाँ पर मैंने लिख दिए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट्स, एग्रीमेंट मस्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वेग और अनसर्टेन, एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये सारे हमारे इसेंशियल एलिमेंट थे ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम बहुत डिटेल में समझ के आ चुके हैं अपने जनरल कॉन्ट्रैक्ट वाली सीरीज के अंदर। तो ये सभी इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है
वो प्रेजेंट होना चाहिए हमारे इंडेमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझे तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो, ये हमारा एग्जांपल है। ए आस्क बी टू बीट सी, प्रोमिसेस टू इंडेमनीफाई हिम अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस। तो ए जो है बी को कह रहा है कि तू सी को मार, और ए बी को प्रॉमिस कर रहा है कि सी को मारने की वजह से जो भी तेरा लॉस होगा उस लॉस को मैं इंडेमनीफाई कर दूंगा, उस लॉस की भरपाई मैं तुझे कर दूंगा। तो यहाँ पर ए और बी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो पूरी तरीके से इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर देखो वो लिखा हुआ था कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए, जबकि ये जो ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है ये किसी भी तरीके से लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है। किसी को मारना कोई लॉफुल काम नहीं है। तो ये जो प्रॉमिस है ए का, ये कभी भी एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। यहाँ पर जो है सपोज हम मान के चलते हैं कि बी ने जो है ए के कहने पे सी को मार दिया, बी बीट सी एंड इज फाइन ₹1000, और सी ने जो है बी के खिलाफ कंप्लेंट कर दी, जिसकी वजह से बी को 1000 रुपए का फाइन पड़ गया। तो बी का ये 1000 रुपए का नुकसान किसकी वजह से हुआ? ए की वजह से। ए ने बी को बोला था कि तू जाके सी को मार, तो बी ने तो सी को मार दिया, और जिसकी वजह से बी का 1000 रुपए का नुकसान हो गया। तो अब यहाँ पर बी ए के पास जाता है और जाकर बोलता है कि मेरा 1000 रुपए का लॉस हो गया, जिसकी भरपाई तुम मुझे करके दोगे क्योंकि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी करा था। तो अब मुझे ये बताओ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो ए और बी के बीच हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? तो इसका जवाब है नो। ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ए और बी के बीच हुआ था ये एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए करा गया था। तो बी जो है कभी भी ए से 1000 रुपए क्लेम नहीं कर पाएगा, बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज अनलॉफुल। तो समझ में आ गया? तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है उसके अंदर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सभी इसेंशियल्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो क्लियर है? अब यहाँ पर ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी देख लो। ये हमारा मोहन है, इसने जो है अभी अभी एक नई कार खरीदी है। अब इसको डर लग रहा है कि मेरी ये नई कार जो है कहीं पर गुम ना हो जाए, कहीं पर इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, इसको कोई डैमेज ना पहुंच जाए, या ये खराब ना हो जाए, इस तरीके का इसको डर लग रहा है। तो ये क्या करता है, ये जो है इस कार का इंश्योरेंस करवा लेता है। मोहन जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, ये हमारी इंश्योरेंस कंपनी है। मोहन इस इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है और जाकर बोलता है कि मेरी कार का इंश्योरेंस कर दो। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है ठीक है, हम आपकी कार का इंश्योरेंस कर देंगे। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है मोहन और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जिसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी जो है मोहन से ये प्रॉमिस करती है कि अगर तुम्हारी कार को कुछ भी हुआ, कुछ भी का मतलब है कुछ भी, तुम्हारी कार खराब हुई, तुम्हारी कार डैमेज हुई, तुम्हारी कार खो गई, कहीं पे आग लग गई, खाई में गिर गई, बाढ़ में बह गई, कुछ भी हुआ, तो हम जो है तुम्हारी कार का जितना भी लॉस होगा उन सभी लॉस को इंडेमनीफाई कर देंगे। तो इस तरीके का एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बन जाता है इंश्योरेंस कंपनी और मोहन के बीच में। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर भी तो लॉस को इंडेमनीफाई करने की ही बात करी जाती है। यहाँ पर भी तो ये इंश्योरेंस कंपनी मोहन को बोल रही है कि अगर तुम्हारी कार में कोई भी लॉस हुआ, तुम्हारी कार को कुछ भी हुआ, तो हम तुम्हारे उस लॉस को इंडेमनीफाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी तो इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनीफाई करने की बात कर रही है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस हमारा इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है? इसका जवाब हाँ में भी है और ना में भी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो इसको भी समझ लो। तो इसके लिए जो है एक बार हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन को देखना होगा। तो चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन पे। तो यहाँ पर देखो क्या बोला हुआ है कि आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तभी माना जाएगा जब यहाँ पर एक पर्सन प्रॉमिस करेगा दूसरे पर्सन को कि वो उसे लॉस से बचाएगा, और लॉस जो है दो तरीके से होगा, पहला प्रॉमिसर के कंडक्ट से और दूसरा किसी अदर पर्सन के कंडक्ट से। तो यहाँ पर इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉमिसर कौन है? तो प्रॉमिसर तो खुद ही इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो खुद जाके तो लॉस करेगी नहीं, खुद जाके तो कार को डैमेज करेगी नहीं। तो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉमिसर तो लॉस करेगा नहीं, तो अब बच गया अदर पर्सन। तो अदर पर्सन तो कोई भी हो सकता है, तो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है लॉस करता है अदर पर्सन। तो देखो प्रॉमिसर हो चाहे कोई अदर पर्सन हो, दोनों के दोनों हमारे ह्यूमन है, यानी दोनों ही इंसान है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर सिर्फ उन्हीं लॉसेस को इंडेमनीफाई करा जाता है जो लॉसेस ह्यूमन बीइंग के कंडक्ट से हुए होते हैं, यानी जो लॉसेस ह्यूमन बीइंग के कंडक्ट से नहीं होंगे उनको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन से बाहर कर देंगे। यहाँ पर तो यही लिखा हुआ है, सेक्शन 124 तो यही बोलता है। अब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस को देखें तो क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बन पाएगा? तो चलते हैं देखते हैं उसको। तो यहाँ पर ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंपनी ने क्या प्रॉमिस करा है कि अगर मोहन की कार को कोई भी नुकसान पहुंचा, कोई भी का मतलब है अगर मान लो इसकी कार को
चोर चुरा के ले गए, तो उस केस में बोल सकते हैं जो चोर होंगे वो ह्यूमन है, तो ह्यूमन कंडक्ट से अगर कोई लॉस होता है तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर कवर होता है। तो अगर कार की चोरी हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाएगा, यानी उस केस में हम बोल सकते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। लेकिन अगर मान लो कार जो है मोहन के घर में रखी हुई है, मोहन की पार्किंग में रखी हुई है और अपने आप ही जो है कार में आग लग जाती है, तो उस केस में क्या इस कार में जो आग लगी उसमें कोई ह्यूमन इन्वॉल्व था? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर किसी भी ह्यूमन ने ये काम नहीं करा, कार में आग अपने आप लग गई, तो उस केस में कोई ह्यूमन कंडक्ट तो नहीं है। तो यहाँ पर फिर हम बोल सकते हैं कि अगर लॉस हुआ है और उसमें ह्यूमन का कोई कंडक्ट नहीं है तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के अंदर तो कवर होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से बाहर हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सिर्फ उसी लॉस को लेता है जो लॉस ह्यूमन बीइंग से हुआ होता है। यानी अगर आपकी कार बाढ़ में बह जाए तो उस केस में हम बोल देंगे कि इंश्योरेंस कंपनी वाले तो आपको इंश्योरेंस दे देंगे, लेकिन उसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर कवर नहीं करेंगे। अगर आपकी कार को किसी पर्सन ने आग लगा दिया, आपकी किसी से दुश्मनी थी और उस दुश्मनी में आके उसने आपकी कार को आग लगा दिया, तो फिर वहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई पर्सन इन्वॉल्व था। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत नैरो है, जबकि हमारा इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बहुत वाइडर है। इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ पर्सन से हुए लॉस को कवर किया जाता है, जबकि इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सभी तरीके के लॉसेस को कवर किया जाता है, फिर चाहे वो किसी पर्सन की वजह से हुआ हो, चाहे वो किसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ हो, या फिर कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई हो, किसी भी रीजन की वजह से अगर आपका लॉस होता है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी आपको इंडेमनिफाई करती है। ये बात हो रही है हमारी सेक्शन 124 के अकॉर्डिंग, जो सेक्शन 124 ने हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन दी है। तो ये मैंने आपको एग्जाम वाली बात बता दी, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो ध्यान से सुनो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। ये देख लो, एक बार कार में आग लग गई, अगर खड़े खड़े आग लग गई तो उस केस में ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के अंदर कवर हो जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर कवर नहीं होगा। वहीं अगर हम बोले कि इस कार को कोई पर्सन आके आग लगा गए तो फिर ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी बन जाएगा। तो सेक्शन 124 काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। रियल लाइफ की हम बात कर रहे थे कि आखिर रियल लाइफ में क्या होता है, तो अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाता है हमारा इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ क्या होता है? वो लॉ जो इंग्लैंड में चलता है। इंडिया के अंदर जितने भी लॉज हैं ज्यादातर सारे के सारे इंग्लैंड से ही उठाए हुए हैं। मैक्सिमम लॉज जो है इंग्लैंड से ही अडॉप्ट करे होते हैं, बाकी उसमें इंडिया के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए जाते हैं। तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को लेकर इंग्लिश लॉ बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर सभी केसेस कवर होंगे। ऑल द मैटर्स आर लुक अपॉन, सभी मैटर्स को देखा जाएगा, फिर चाहे वो मैटर ह्यूमन रिलेटेड हो या फिर ना हो, वेदर दे आर रिलेटेड टू ह्यूमन और एनी इवेंट और एक्सीडेंट। तो चाहे लॉस ह्यूमन ने करा हो, चाहे किसी इवेंट से लॉस हुआ हो, चाहे एक्सीडेंट से लॉस हुआ हो, चाहे एक्ट ऑफ गॉड हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, इंग्लिश लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन बहुत वाइडर है। वहां पर जो है बहुत बड़ा स्कोप है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, वो जो है सभी लॉसेस को कवर कर रही है, चाहे किसी भी तरीके का लॉस हो। जबकि अगर मैं इंडिया के लॉ की बात करूं तो इंडिया के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का लॉ है वो बात करता है सिर्फ ह्यूमन कंडक्ट की, सिर्फ ह्यूमन एजेंसी की। ओनली दोस मैटर्स आर कंसर्न्ड वेयर द ह्यूमन एजेंसीज आर इन्वॉल्व। जहां पर ह्यूमन एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी सिर्फ उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मानेंगे एज पर इंडियन लॉ। तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। इंग्लिश लॉ जो है वो बहुत वाइडर स्कोप रखता है, वहीं हमारा इंडियन लॉ जो है वो बहुत नैरो स्कोप रखता है। अब देखो ये जो इंडियन लॉ है ये है बहुत पुराना, हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये 1872 का लॉ है, तो उस टाइम पर जो होता था वो आज प्रैक्टिकली नहीं होता। यहाँ पर आप इस नोट को देखो, आज की डेट में अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकली क्या होता है कि हमारा जो फायर इंश्योरेंस होता है और जो हमारा मरीन इंश्योरेंस होता है, मरीन इंश्योरेंस का मतलब है पानी का इंश्योरेंस। आपने शिप का इंश्योरेंस कराया, शिप के अंदर रखे सामान का इंश्योरेंस कराया, कार्गो का इंश्योरेंस कराया, और अगर आपकी शिप जो है पानी में डूब जाती है, सामान पानी में बह जाता है, तो उस केस में आप मरीन इंश्योरेंस से अपने लॉस को इंडेमनिफाई करवा सकते हो। तो फायर से बचने के लिए फायर इंश्योरेंस कराया जाता है और पानी से बचने के लिए मरीन इंश्योरेंस करवाया जाता है। तो फायर इंश्योरेंस हो चाहे मरीन इंश्योरेंस हो, ये दोनों के दोनों को प्रैक्टिकल लाइफ में आज की डेट में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर ही मानते हैं। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ही होता है। सेक्शन 124 जो मर्जी कहता रहे, सेक्शन 124 ने बोल दिया कि फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे केसेस हो जाते हैं और फिर वो कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट जो है पूरी तरीके से प्रैक्टिकल बातों को देखकर, प्रैक्टिकल होकर जजमेंट सुनाता है, ना कि सिर्फ लॉ में लिखी हुई बातों को देखकर। कोर्ट ये देखता है कि आखिर लॉ की इंटेंशन क्या थी, जब लॉ बनाया गया था तो उसकी इंटेंशन क्या थी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की इंटेंशन है कि यहाँ पर जो है आपके लॉस की भरपाई करी जाएगी, आपके लॉस को कंपनसेट करा जाएगा।
सिर्फ इतनी सी इंटेंशन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की। तो फायर इंश्योरेंस भी तो यही बात बोल रहा है, यहाँ पर भी तो इंश्योरेंस कंपनी आपके लॉस को इंडेमनीफाई करती है, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से बाहर कैसे रख सकते हैं? तो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर ही आता है। हमारे पास दो तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है हमारा जनरल इंश्योरेंस और दूसरा होता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस। ये फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस हमारा जनरल इंश्योरेंस के अंदर आता है। वहीं अगर मैं दूसरे इंश्योरेंस की बात करूं तो वो है हमारा लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस का जब बात आती है तो वहां पर चाहे कोर्ट हो, चाहे इंग्लिश लॉ हो, चाहे इंडियन लॉ हो, सभी तरीके के लॉ जो है हाथ खड़े कर देते हैं और वो बोलते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस को आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर कवर नहीं कर सकते। इंडेमनिटी का मकसद होता है लॉस को कंपनसेट करना, और आप किसी की लाइफ को कंपनसेट नहीं कर सकते। तो लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर नहीं आते। लेकिन जो हमारे जनरल इंश्योरेंस है, यानी जो हमारा फायर और मरीन इंश्योरेंस है, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर ही लोगे, क्योंकि ये कोर्ट का जजमेंट है और कोर्ट का जजमेंट अपने आप में लॉ के बराबर होता है। तो समझ में आ रही है बात? लेकिन एक बात का अभी भी ध्यान रखना, आप अपनी बुक्स को जरूर देख लेना कि आप जिस बुक को फॉलो कर रहे हो, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस एग्जाम की बुक में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको नंबर लाने हैं। अगर मान लो आप यहाँ पर ये लिखकर आ जाओ, लेकिन आपकी जो बुक है वो कह रही है कि हम सिर्फ सेक्शन 124 को देखेंगे, तो उस केस में आपका आंसर गलत हो सकता है। तो एक बार आप अपनी बुक को भी चेक कर लेना कि आपकी बुक क्या कह रही है। बाकी प्रैक्टिकली क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट हो गया, इसको ध्यान रखना। बाकी अगर मैं बात करूं सेक्शन 124 के अकॉर्डिंग, तो सेक्शन 124 क्या कह रहा है कि अगर आपका लॉस होता है बाय एक्सीडेंट, अगर आपका लॉस हो रहा है एक्सीडेंट से जिसके अंदर किसी भी पर्सन की गलती नहीं है, यानी एक्सीडेंट हो रहा है जिसमें किसी की गलती नहीं है, यानी किसी भी ह्यूमन का हाथ नहीं है, तो उस केस में ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से बाहर हो जाएगा। सेक्शन 124 तो ये बोल रहा है। या फिर अगर कोई एक्ट ऑफ गॉड है तो उस केस में भी ये लॉस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से बाहर हो जाएगा। तो ये नोट जो है सेक्शन 124 के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। अब देखो इसके अंदर भी एक बात है, मैंने कहा एक्ट ऑफ गॉड आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है, लेकिन एक्ट ऑफ गॉड के अंदर भी सिर्फ फायर और मरीन इंश्योरेंस आएगा। अगर कोई अर्थक्वेक आ जाए तो उस केस में वो आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में कवर नहीं होता, क्योंकि अर्थक्वेक आना बहुत रेयर केस की बात होती है, वहां पर तो इंश्योरेंस कंपनी भी आपको इंडेमनीफाई नहीं करती। तो समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 124। अब हम देखेंगे सेक्शन 125 जो कि हमारा राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का आखिरी सेक्शन है। इसके बाद हमारा इंडेमनिटी वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम शुरू करेंगे अपना गारंटी।